बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अनीस अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिज़नेस स्टडीज़। आज हम बिज़नेस रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग कोर्स का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है रिसर्च प्रोसेस के रिलेटेड। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिसर्च में यूज़ होने वाली कुछ टर्म्स कौन सी हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में डिफरेंस क्या होता है, रिसर्च के डिफरेंट फेजेस कौन से हैं, और रिसर्च का हम 8 स्टेप मॉडल भी पढ़ेंगे कि 8 स्टेप कौन से हैं, और फिर उन 8 स्टेप्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म से। रिसर्च के अंदर एक टर्म यूज होती है पॉपुलेशन। ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कहते हैं, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन। किसी भी आप जो रिसर्च करने जा रहे हैं, आपने जिन रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करना है, तो मैक्सिमम आप वो कितने लोगों से, कितने रिस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आपकी एक पॉपुलेशन बनाते हैं। एज अ होल उनको पॉपुलेशन कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेशन आर कॉल्ड पॉपुलेशन। उसके बाद है सैंपल। आपने देखा होगा, लेट्स सपोज अगर आपने कोई बिजनेस फील्ड में रिसर्च करनी है, जैसे मार्केटिंग के रिलेटेड आपने कोई सर्च करनी है मार्केट से, तो आपके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब एक एक कंज्यूमर से डेटा लेना मुश्किल हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर उससे कास्ट इंक्रीज हो जाती है, जबकि उस रिसर्च से फ़ायदा जो होता है वो कम हो जाता है। तो इसलिए इस सब चीज़ों से हम बचने के लिए उन लोग उस अपने कस्टमर जो हमारे होते हैं, उनसे कुछ स्पेसिफिक पर्सन पिक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक मार्केट से 10 आदमी ले लिए, दूसरी मार्केट से जहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं 10 वहाँ से ले लिए। इसी तरह मुख्तलिफ मार्केट से एज अ सैम्पल, एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप कुछ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ अपने कंज्यूमर ले लेते हैं, और उनसे एक ग्रुप बन जाता है। उस ग्रुप को सैंपल कहते हैं। अब ये जो ग्रुप बनता है, ये एज कंपेयर टू पॉपुलेशन साइज में कम होता है, जबकि ये उन सब की रिप्रेजेंटेशन भी कर रहा होता है। आप इस ग्रुप से, इस सैंपल से डेटा लेते हैं और फिर उसके बेस पे आगे फर्दर रिसर्च प्रोसेस करते हैं। उसके बाद है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन ये होता है कि आप स्पेसिफाई कर देते हैं, किसी रिसर्च की सिग्निफिकेंस को इंक्रीज करने के लिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर सेल का क्या इफेक्ट, एक खास बिहेवियर से सेल पे क्या क्या इफेक्ट आया, एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग कैंपेन से रेवेन्यू कितने इंक्रीज हुए। तो ये रिसर्च क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद है रिसर्च प्रॉब्लम। आप उस रिसर्च के थ्रू जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं, जो आपका मकसद है असल, वो रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप कोरिलेशनल रिसर्च कर रहे हैं, तो आप एडवर्टाइजमेंट और सेल के दरमियान रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो आपका अब रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगा? टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल। इसी तरह और भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल और भी हो सकती है। रिसर्च प्रॉब्लम एक ओवरऑल होता है, जबकि रिसर्च क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च को इंक्रीज करने के लिए, सिग्निफिकेंस को इंक्रीज करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे जाते हैं, जिनका आप जवाब उसमें ढूंढते हैं। उसके बाद है रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ये रिसर्च का मकसद होता है। मिसाल के तौर पर आप रिसर्च क्यों करने जा रहे हैं? रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बेस पे, जैसे हमने वो कैटेगराइज भी पहले चैप्टर में की, कि एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, कोई कोरिलेशनल में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये रिसर्च ऑब्जेक्टिव भी टर्म यूज होती है।
उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। ये फर्स्ट कॉलम में डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू, ये कुछ पैरामीटर्स बताए गए हैं या कुछ वेरिएबल बताए गए हैं जिनकी बेस पे हम इन टू टाइप्स ऑफ रिसर्च में डिफरेंस देखेंगे। पहला है अंडरपिनिंग फिलॉसफी, कि इसके बिहाइंड पे फिलॉसफी कौन सी होती है। क्वांटिटेटिव में होता है रैशनलिज्म, दैट ह्यूमन बीइंग अचीव नॉलेज बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू रीजन। ह्यूमन जो नॉलेज लेता है वो अपनी कैपेसिटी टू रीजन की वजह से उसके नॉलेज में इंक्रीज होता है। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है, एम्पेरिसिज्म, यानी ह्यूमन जो भी नॉलेज लेगा वो एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सपीरियंस आएगा तो उसके थ्रू उसमें ह्यूमन का नॉलेज इंक्रीज होगा। ये उसके बिहाइंड पे फिलॉसफी ये होती है इन दोनों। उसके बाद है अप्रोच टू इंक्वायरी। क्वांटिटेटिव जो होती है वो हाईली स्ट्रक्चर्ड होती है, रिजिड होती है, हर चीज यानी मेथड, प्रोसीजर, टेक्निक्स पहले से डिटरमाइन होती है। जबकि क्वालिटेटिव में ये अनस्ट्रक्चर्ड होती है, फ्लेक्सिबल होती है। जिस तरह फ्लेक्सिबल इंटरव्यूज होते हैं, अनस्ट्रक्चर सिचुएशन के मुताबिक सवाल पूछे जाते हैं उनमें। जबकि स्ट्रक्चर्ड में पहले से ही, जिस तरह स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से ही सवालों की लिस्ट बनी होती है जो पूछने हैं आप। इसी तरह इसमें भी यही फर्क होता है कि स्ट्रक्चर्ड में यानी क्वांटिटेटिव जो है उसमें सारी चीजें, टूल्स, मेथड्स, प्रोसीजर्स पहले से ही तय किए गए हैं, उन्हीं को ही फॉलो करना। जबकि क्वालिटेटिव में सिचुएशन के मुताबिक चेंजेस हो सकती हैं। उसके बाद है मेन पर्पस की बेस पे, हम इन्वेस्टिगेशन के पर्पस की बेस पे डिफरेंस देखते हैं। टू क्वांटिफाई एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन फिनोमिनल सिचुएशन और इशू। आप किसी भी सिचुएशन में, फिनोमिनन में या इशू में उसका एक्सटेंट चेक करते हैं कि सेल पे एडवर्टाइजमेंट का कितना इफेक्ट आया, क्वांटिफाई कर देते हैं, आप क्वांटिटी की तरफ लेके जाते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में डिस्क्राइब किया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू डिस्क्राइब वेरिएशन इन फिनोमिनल सिचुएशन और इशू। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, emphasize on some of form of either measurement of classification of variable। इसमें हम some forms of either measurement और classification पे फोकस करते हैं। वेरिएबल की emphasize on some form of either measurement और classification, यानी जो क्लासिफिकेशन या मेजरमेंट हो रही है उसकी कुछ फॉर्म्स पे हम फोकस करते हैं। जबकि इन क्वालिटेटिव रिसर्च emphasize on description of variables, के डिस्क्राइब करते हैं उन चीजों। उसके बाद है सैंपल साइज। क्वांटिटेटिव रिसर्च में emphasize on greater sample size, जबकि क्वालिटेटिव में फ्यूअर केसेस होते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन ऑफ फाइंडिंग। हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो रिजल्ट कम्युनिकेट करते हैं वो ग्राफ की फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कैलकुलेशन होते हैं, स्टैटिस्टिक का यूज किया जाता है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज की जा सकती है, टेबुलेशन यूज होती है, इनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में ऑर्गेनाइजेशन मोर डिस्क्रिप्टिव एंड नैरेटिव इन नेचर, इनमें हम वो तफसील जिस तरह लिखी जाती है, तफसील में लिख के रिटन फॉर्म में, वर्ड्स की फॉर्म में रिजल्ट को शो किया जाता है। उसके बाद है डिफरेंट फेजेस ऑफ रिसर्च। रिसर्च के 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज है डिसाइडिंग, यानी इसमें हम डिसीजन करते हैं व्हाट रिसर्च क्वेश्चन टू आंसर, यानी हमारा रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हम डिसीजन कर रहे होते हैं कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है, हम फाइंड आउट क्या करेंगे, ये डिसीजन डिसाइडिंग रिलेटेड होता है।
उसके बाद दूसरा फेज है प्लानिंग के रिलेटेड होता है, यानी हम डेटा कलेक्ट करना है तो कैसे करना है, उस रिसर्च क्वेश्चन का कोई एविडेंस निकालना है तो कैसे निकालना है, यानी प्लानिंग करते हैं इसमें। और तीसरा फेज जो होता है उसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं, अंडरटेकिंग, वो काम इन प्रैक्टिकल यानी डेटा कलेक्ट करते हैं। 3 फेजेस होते हैं रिसर्च के। पहले में हम डिसाइड करते हैं कि हमने करना क्या है, दूसरे फेज में हम प्लानिंग करते हैं कि ये काम कैसे करना है, और तीसरे फेज में हम वो एक्चुअली परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है द रिसर्च प्रोसेस एंड 8 स्टेप मॉडल। रिसर्च के 8 स्टेप होते हैं। इसमें पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। पहले हम रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं, वो डिसीजन के रिलेटेड जो फेज हमने पढ़ा है। ये देखें, ये व्हाट, ये पहला फेज जो था। उसके बाद जब हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि हमने क्या स्टडी करना है रिसर्च, इस स्पेसिफिक रिसर्च में, तो उसके बाद कंसेप्चुअलाइजेशन, कंसेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिजाइन, कि हम डिजाइन कौन सा यूज करेंगे। उसके बाद तीसरा स्टेप है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, कि हम इसमें डिसाइड तो पहले होता है, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि कौन सा डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा वे यूज करना है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना है। ये इन सारे स्टेप्स की आगे डिटेल हम पढ़ेंगे। उसके बाद है सिलेक्टिंग अ सैंपल, वो डेटा हम किस पॉपुलेशन से लेंगे, किस सैंपल से लेंगे। उसके बाद राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, इस स्टेप में हम जो कुछ करने जा रहे हैं, जिस वे से करने जा रहे हैं, जहां से हमने डेटा कलेक्ट करना है, ये सारा रिटन फॉर्म में लिख लिया जाता है, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल। उसके बाद हम इसको परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, यानी कलेक्टिंग डेटा। और जब डेटा कलेक्ट हो जाता है तो फिर हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस के बाद उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसे रिसर्च रिपोर्ट कहते हैं, राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। अब ये वो स्टेप हैं, ये ऑपरेशनल स्टेप्स हैं। और ये जो इन सर्कल शो हो रहे हैं, जैसे लिटरेचर रिव्यू हो गया, ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं, यानी इस फर्स्ट स्टेप से यहां तक जाने के लिए इससे गुजर कर जाना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, फील्ड टेस्ट ऑफ द रिसर्च टूल, इससे गुजर कर यहाँ पे जाना पड़ेगा। यानी ये एरो में जो शो हो रहे हैं ये ऑपरेशनल स्टेप्स होते हैं, और ये जो सर्कल में शो हो रहे हैं ये इंटरमीडिएट स्टेप्स हैं। इनके थ्रू गुजर कर हम सेकंड स्टेप पे जाते हैं। इस तरह यहाँ पे डेटा कलेक्शन से हमने प्रोसेसिंग तक जाना है, तो ये 3 स्टेप दरमियान में आएंगे, यानी एडिटिंग द डेटा, डेवलपिंग अ कोड बुक, कोडिंग। उसके बाद हम प्रोसेस करते हैं। और ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में आपको नजर आ रहे हैं, ये रिक्वायर्ड थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। मिसाल के तौर पर हमें कंसेप्चुअलाइजिंग और रिसर्च डिजाइन है, हमने डिजाइन सेलेक्ट करना है कि कौन सा डिजाइन हम यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें थ्योरी की तरफ जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर एक तो हमें ये रिसर्च डिसीजन फंक्शन देखने, ये स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा हमें स्टडी डिजाइन के डिजाइन कौन कौन से होते हैं, उनके बेनिफिट क्या है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा अप्लाई करना है, तो ये चीजें हमें हेल्प आउट करते हैं। ये थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें लेना पड़ता है वो इसमें शो किया गया। इसमें 3 चीजें हैं,
एक ये जो एरो में स्टेप शो हो रहे हैं ये ऑपरेशनल स्टेप होते हैं, और ये जो सर्कल में चीजें शो हो रही हैं ये इंटरमीडिएट स्टेप होते हैं, यानी एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने के लिए इनसे गुजर कर जाना पड़ता है। और इसके अलावा ये जो रेक्टेंगल फॉर्म में शो हो रहा है ये थ्योरेटिकल नॉलेज लेने के लिए, यानी हम लिटरेचर रिव्यू तो इसमें आ जाता है और ये सारों में हेल्प आउट करता है। अब डिज़ाइन के लिए एग्जांपल हमने जैसे दी, रिसर्च डिज़ाइन फंक्शन देखने पड़ेंगे, रिसर्च स्टडी डिज़ाइन होते कौन से हैं ये देखना पड़ेगा हमें। उसके बाद है कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन, इसके लिए हमें क्या करना, मेथड एंड टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सारा रिव्यू करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा टूल यूज करना है, किस टूल के क्या एडवांटेजेस हैं, उसमें ड्रॉबैक्स कौन से हैं, किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, कैसे उनको अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हम डिफरेंट चैप्टर पढ़ेंगे। अब जैसे है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड चैप्टर नंबर 3 रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर नंबर 4 फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6, ये 3 चैप्टर, ये 4 चैप्टर माने ये फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम के रिलेटेड है। उसके बाद सेकंड स्टेप है कंसेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिजाइन, इसके रिलेटेड 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 7 द रिसर्च डिजाइन एंड चैप्टर नंबर 1 सेलेक्टिंग अ स्टडी डिजाइन। उसके बाद स्टेप नंबर 3 इसके रिलेटेड चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 है। उसके बाद चैप्टर नंबर उसके बाद स्टेप नंबर 4 इसमें सिलेक्टिंग अ सैंपल, इसके रिलेटेड चैप्टर नंबर 12 है सिलेक्टिंग अ सैंपल, पूरी डिटेल होगी कि कैसे सैंपल सेलेक्ट करना है, सैंपलिंग की टेक्निक्स कौन सी हैं, रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज करनी है, यानी मुख्तलिफ टेक्निक के उनके फिर ड्रॉबैक्स और एडवांटेजेस दोनों फीचर सब चीज़ें बताई उस चैप्टर में होगी, और ये हम इंशाल्लाह इस कोर्स में करेंगे। उसके बाद है चैप्टर नंबर उसके बाद है स्टेप नंबर 5 राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, इसके रिलेटेड एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 13। उसके बाद छठे स्टेप के लिए चैप्टर नंबर 14 और 7वें स्टेप के लिए चैप्टर नंबर 15 एंड 16 एंड लास्ट के लिए चैप्टर नंबर 17 हम पढ़ेंगे, विच इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। उसके बाद है हम इन सब स्टेप्स का, ये जो 8 स्टेप हमने 8 स्टेप का मॉडल देखा है, इनकी थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहला स्टेप है फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। Formulating a research problem is the first and most important step in the research process. A research problem identify your destination. इससे एक तो हमें हमारे डेस्टिनेशन का पता चलता है कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। It should tell you your research। एक एग्जांपल के थ्रू इसको कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक लॉन्ग ड्राइव का प्लान कर रहे हैं, तो पहले आपको अपना डेस्टिनेशन तय करना होगा कि हमने कहाँ जाना है। उसके बाद जब आप एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपके पास ऑलरेडी उसके रिलेटेड नॉलेज है तो ठीक है, अगर आप वहाँ जाने का रास्ता वगैरह नहीं जानते तो आप किसी की कंसल्टेशन करेंगे, किसी से पूछेंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे कि वहाँ किस रास्ते से जाना है। उसके बाद दरमियान में कहाँ पे स्टॉप करना है, कहाँ पे लंच करना है, ये सारी चीज़ें। रिसर्च भी इसी तरह से ही होती है। शुरू में आप अपनी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट करते हैं, विच इज फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। उसके बाद
उसके बाद आप जब रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, यानी डेस्टिनेशन आपने तय कर लिया, उसके बाद जिस तरह वहां पे है कि आपने कौन सा रास्ता चूज करना है, या आपने गाड़ी पे जाना है, बाइक पे जाना है, ये चीजें, यानी डिजाइन आप सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह डिजाइन के बाद दरमियान में कहाँ पे स्टॉप करना है, ये भी सेम इसी तरह की एग्जांपल है, रिसर्च में यही परफॉर्म हो रहा था इसी तरह। उसके बाद है द रिसर्च डिजाइन सेट आउट द स्पेसिफिक, सॉरी हम पहले स्टेप पे, हाँ, a research problem identify your destination. It should tell you, your research supervisor and your reader, what you intend to research. यानी रिसर्च से ये आपको, आपके सुपरवाइजर को या आपके रिसर्च रीडर को ये बताता है कि आप क्या करने जा रहे हैं। रिसर्च प्रॉब्लम से पता चलता है कि आप कोई रिलेशनशिप फाइंड आउट करने जा रहे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, एक्सप्लोरेशन करने जा रहे हैं। उसके बाद है द मोर स्पेसिफिक एंड क्लियरर यू आर द बेटर। यानी जितना आपका प्रॉब्लम, आप अपनी डेस्टिनेशन से क्लियर होंगे, जितना आपका डेस्टिनेशन स्पेसिफिक हो उतना बेहतर है। उसके बाद है द मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट। यानी वही बात हो गई कि आपका टारगेट क्या है, कि मेन फंक्शन इसका होता है कि आप, मेन फंक्शन है कि रिसर्च प्रॉब्लम का, कि आप डिसाइड करते हैं आप करने क्या जा रहे हैं। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू evaluate the research problem in the light of financial resources at your disposal, the time available and your own and research program। हाँ, इसमें आपको इम्पोर्टेंट है कुछ चीजें। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव चेक करें, क्या आप जो काम करने जा रहे हैं उतने काम को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा है उस पर जो टाइम लग रहा है, टाइम कंज्यूम होना है, उतना टाइम है आपके पास। और तीसरा है कि क्या इस प्रोसेस में यूज होने वाले जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज हैं, वो क्या आपके पास या आपके सुपरवाइजर के पास है। दूसरा स्टेप है कंसेप्चुअलाइजिंग अ रिसर्च डिजाइन। The main function of a research design is to explain how you will find answer to your research question। रिसर्च डिजाइन का यही फंक्शन होता है कि आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका जवाब कैसे लेंगे। The research design sets out the specific detail of your inquiry। A research design should include the following: the study design पर से, यानी आपके मुताबिक, आपकी नीड्स के मुताबिक स्टडी डिजाइन होना चाहिए। एंड द लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट्स दैट यू propose to undertake, the measurement procedure, the sampling strategy, the frame of analysis and the time frame। ये सारी चीजें कंसीडर करनी चाहिए। You should not be confused between study design and research design। Note that the study design is one part of the research design। रिसर्च डिजाइन और स्टडी डिजाइन में आपने मिक्सअप नहीं होना। रिसर्च डिजाइन एक ब्रॉड चीज है, जबकि स्टडी डिजाइन ये उसका एक पार्ट है, उसके अंदर फॉल करता है। अच्छा, इट इज डिजाइन टू स्टडी इटसेल्फ, वेयर इज द रिसर्च डिजाइन आल्सो इंक्लूड अदर पार्ट विच कंस्टिट्यूट द रिसर्च प्रोसेस। यानी कि रिसर्च डिजाइन में और भी चीजें आती हैं जो रिसर्च प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। The strength of what you find largely rests on how it was found। आपने जो फाइंड आउट किया उसकी स्ट्रेंथ इस चीज पे डिपेंड करती है कि आपने वो कैसे फाइंड आउट की। यानी उसके डिजाइन, प्रॉब्लम तो ये था कि आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और ये रिसर्च प्रॉब्लम था। उसके बाद है
रिसर्च डिजाइन कि आप कैसे फाइंड आउट करते हैं। आपने कोई चीज फाइंड आउट कर ली, उसका वे क्या यूज किया, ये इंपॉर्टेंट होता है। When selecting a research design, it is important to ensure that it is valid, यानी relevant होना चाहिए, workable and manageable. Select or develop a design that is most suited to your study. You must have strong reason for selecting a particular design. यानी आप जो डिजाइन सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होनी चाहिए कि आप मिसाल के तौर पर अगर क्वेश्चनेयर यूज करने जा रहे हैं तो क्यों क्वेश्चनेयर यूज करने जा रहे हैं, कोई और वे क्यों यूज नहीं किया, इंटरव्यू यूज क्यों नहीं किया, ऑब्जर्वेशन को यूज क्यों नहीं किया. You must be able to justify your selection, and you should be aware of its strength, weaknesses and limitations. जो प्रोसीजर आप यूज करने जा रहे हैं आपको उसकी लिमिटेशन का पता होना चाहिए, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब चीजों का पता होना चाहिए. In addition, you will need to explain the logistic detail needed to implement the suggested design. उसके बाद है the third step, constructing an instrument for data collection. Anything that become a mean for collecting information for your study is called research tool or a research instrument. कोई भी चीज जो डेटा कलेक्शन में या इंफॉर्मेशन की कलेक्शन में एक जरिया बन जाती है उसको रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन फॉर्म्स, इंटरव्यू स्केड्यूल, क्वेश्चनएयर, ये सारी चीजें, इंटरव्यू गाइड, ये आपकी टूल्स होते हैं, रिसर्च टूल्स या रिसर्च टूल या रिसर्च इंस्ट्रूमेंट भी इसको कहते हैं. द कंस्ट्रक्शन of a research instrument is the first practical step in carrying out a study. रिसर्च करने में ये पहला स्टेप होता है जो प्रैक्टिकल है. आपने देखा जैसे रिसर्च प्रॉब्लम वो थ्योरेटिकल था, रिसर्च डिजाइन थ्योरेटिकल था, ये तीसरा स्टेप और प्रैक्टिकल के लिहाज से ये पहला स्टेप है, कंस्ट्रक्टिंग एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डेटा कलेक्शन. Step number 4, selecting a sample. When selecting a sample, you should attempt to achieve two key aims of sampling. The avoidance of bias, यानी आपने किसी को फेवर नहीं करनी, फेवरनेस से आपने अवॉइड करना है. सैम्पलिंग करते वक्त आपने दो चीजों को माइंड में रखना है, दो मकसद पूरे करने. एक अवॉइडेंस ऑफ बाइस यानी फेवरिज्म, नेपोटिज्म, इन चीजों से बचना है. एंड द अटेनमेंट ऑफ मैक्सिमम प्रिसिशन फॉर अ गिवन आउटले ऑफ रिसोर्सेज. सैंपल बनाने का मकसद यही होता है कि आप प्रिसाइज रहें, ओवरऑल पॉपुलेशन सारी को एग्जामिन ना करना पड़े. एक तो आपने ये मकसद पूरा करना है कि आप प्रिसाइज रहें, जितना ज्यादा हो सके प्रिसाइज रहें. दूसरा आप फेवरिज्म, नेपोटिज्म को अवॉइड करें. उसके बाद है देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ सैम्पलिंग डिजाइन. ये चैप्टर नंबर 12 में हम डिटेल से देखेंगे कि सैम्पलिंग डिजाइन की कौन सी टेक्निक है, कैटेगरीज कौन सी हैं. रैंडम सैम्पलिंग होती है, नॉन रैंडम होती है, मिक्स सैम्पलिंग भी होती है. एंड देन द 5th स्टेप, राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल. जब आपने ये पहले चारों स्टेप कर लिए होते हैं, हैविंग डन ऑल द प्रिपेरेटरी वर्क, यानी प्रिपेयर करने के लिए प्रिपरेशन का वर्क है ये पिछले चारों स्टेप. द नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट एवरीथिंग टुगेदर इन अ वे दैट प्रोवाइड एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर रिसर्च स्टडी फॉर योर रिसर्च सुपरवाइजर और अदर. This overall plan called research proposal. Tell a reader about your research problem and how you are planning to investigate. इसमें आपने एक तो बताना होता है कि आप क्या इन्वेस्टिगेशन करने जाए और ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है. आपने ये सारी प्लानिंग
आपने बतानी होती है। कौन सा सैंपल कैसे बनाना है, प्रोसीजर कौन से यूज करने हैं, टेक्निक कौन सी यूज होनी है, ये सारी चीजें आपने राइट डाउन करनी है। एंड द सिक्स्थ वन इज कलेक्टिंग डेटा। ये फिर प्रैक्टिकल स्टेज है। जब आपने रिसर्च प्रॉब्लम फार्मुलेट कर लिया, रिसर्च डिजाइन आपने डेवलप कर लिया, उसके बाद आपने इंस्ट्रूमेंट भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने सैंपल भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने फिर डेटा कलेक्शन करनी है, विच विल ड्रा इन्फ्रेंसेस। हाँ, उसने डेटा कलेक्ट करते हैं आप, जिसकी बेस पे आगे फिर आपने इन्फ्रेंसेस या कंक्लूजन निकालने होते हैं। मैनी मेथड could be used to gather the required information as a part of the research design. You decided upon the procedure. हाँ, जब आप दूसरा स्टेप जो था रिसर्च डिजाइन का, अब जब रिसर्च डिजाइन डेवलप करते हैं तो आपने डिसाइड किया होता है कि हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे। रिसर्च डिजाइन का मतलब ही यही होता है ना कि हम कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, कैसे करना है। रिसर्च प्रॉब्लम में तो हमने देखा ना कि हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं। रिसर्च डिजाइन में तो हम ये देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट होगा, उसी में हम प्रोसीजर भी तयन कर लेते हैं, उसी में टेक्निक तयन होती है। तो उसी सेकंड स्टेप में आपने डिसाइड तो कर लिया होगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करना है, यानी इंटरव्यू के थ्रू कलेक्ट करना है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू कलेक्ट करना है, कैसे करना है। इन दिस फेज यू एक्चुअली कलेक्ट द डेटा। ये प्रैक्टिकल स्टेज है। आप डिसाइड पहले कर चुके होते हैं, जबकि यहाँ पे प्रैक्टिकली कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान्स, you might commence interview, mail out a questionnaire, conduct nominal or focus group discussion। यानी ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं, आपने डिसाइड जो किया होगा उसी के मुताबिक ही डेटा कलेक्ट करेंगे, उसी के थ्रू। स्टेप नंबर 7, प्रोसेसिंग एंड डिस्प्लेइंग डेटा। आपने उस डेटा को शो आउट कैसे करना है। The way you analyze the information you collected largely depend upon two things: the type of information and the way you want to communicate your finding to your reader। दो चीज़ों पे आपने जो डिस्प्ले करना है, प्रोसेस करना है, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी है। अब जैसे आपने कंज्यूमर के बिहेवियर के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हैं, उसको शो आउट करना है, आपने डिस्प्ले करना है, तो वो नंबर की फॉर्म में तो नहीं हो सकता। उसके लिए आपको क्वालिटेटिव वेज में जाना पड़ेगा। यानी ये डिपेंड कर रहा होता है एक इंफॉर्मेशन की टाइप पे, और दूसरा ऑन द वे यू वांट टू कम्युनिकेट योर फाइंडिंग टू रीडर। अपने रीडर को आप कैसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। In addition to qualitative and quantitative distinction, it is important for data analysis that you consider whether the data is to be analyzed manually or by computer। हाँ, एक तो डिस्टिंक्शन होती है ना क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेस पे। जैसे मैंने एग्जांपल दी बिहेवियर, ये क्वालिटेटिव थी। आप इन्फ्लेशन रेट चेक कर रहे हैं तो जो ये क्वांटिटेटिव है। एक तो ये डिस्टिंक्शन होगी। दूसरा है कि आप डेटा को एनालाइज कैसे करने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स और मैनुअली। ये दूसरी डिस्टिंक्शन होती है। एंड द लास्ट स्टेप इज राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट। राइटिंग द रिपोर्ट इज द लास्ट एंड फॉर मैनी द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। This report inform the world what you have done। ये आखिरी स्टेप बहुत से लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है। रिसर्च प्रॉब्लम का सबसे डिफिकल्ट स्टेप लास्ट वाला स्टेप है। इसके थ्रू आप वर्ड को बताते हैं, ये शो करता है वर्ड को कि क्या फाइंड आउट हुआ है, what you have discovered and what conclusion you have drawn from your findings। if you are clear about the whole process, अगर आप पिछले तमाम प्रोसेस से क्लियर हैं तो फिर आपके लिए ये लिखना मुश्किल नहीं होगा।
you will also be clear about the way you want to write your report. अगर आप ऑब्जेक्टिव से उसके पिछले जो स्टेप आपने 7 स्टेप हमने पढ़े कि रिसर्च प्रॉब्लम हम फाइंड आउट क्या करने जा रहे थे, कैसे करने जा रहे थे, उन सब चीज़ों से आप क्लियर हैं, तो फिर तो आपके लिए ये राइट डाउन करना इजी होगा, आप ये भी जानते हो। अगर उन्हीं में कोई मसला है तो फिर ये इंतहाई डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे सजेशन है, योर रिपोर्ट शुड बी written in an academic style and be divided into different chapters or sessions based upon the main theme of your study. ये बातों को स्पेसिफाई कर दिया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में कि इस वे में आपने रिपोर्ट राइट डाउन करनी है,